हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नई वीडियो सेशन में, जिसमें कि आज हम रीट 2022 मेंस के लिए जो आपके ईवीएस जो कोर्स राजस्थान बोर्ड का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अ, और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो आपका जो चैप्टर है वो है आपका हमारा परिवेश एवं संस्कृति, जो कि आपका कला। इसमें देखिए, जो जमुना है वो अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। उसके माता पिता शहर में नौकरी करते हैं। दीपावली की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ अपने दादा दादी जी से मिलने गांव जाती है। अब यहाँ पर हमने क्या सीखा है? देखिए, गांव में अधिकांश जो परिवार होते हैं वो संयुक्त रूप से रहते हैं, और जो घर का मुखिया होता है वो ही आपका घर की जो बागडोर होती है उसको संभालता है। तो आपके संयुक्त परिवार में रहने के कारण जो बच्चे होते हैं जो पारिवारिक रिश्तों को जानते हैं, जैसे दादा दादी, काका काकी, ताऊ ताई, बुआ फूफा, भैया दीदी आदि। दादी और दादा जो होते हैं एवं बड़ों से बच्चों को अच्छे संस्कार सीखने को मिलते हैं। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति की रुचि एवं जो पसंद होती है वो अलग अलग होती है। व्यक्ति अपनी विशेषताओं के आधार पर कार्य कर घर में आर्थिक सहयोग भी करते हैं। इसमें जो शिक्षक निर्देश है वो है, शिक्षक समस्त विद्यार्थियों को अवसर देते हैं कि वे बारी बारी से अपने पारिवारिक रिश्तेदारों के नाम बताएं एवं रिश्तों की समझ विकसित करें। बालक अपना परिचय एवं रुचि को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सके। यानी कि जो टीचर है वो बच्चों से पूछता है कि आपके जो रिश्तेदार हैं उनके नाम बताइए, और फिर आप उनको रिश्तों में क्या कह के बुलाते हो। यानी कि लोग अपने बुआ से क्या कहते हैं, चाचा से क्या कहते हैं। जैसे कि आपके अलग अलग स्टेट में अपने रिश्तेदारों से अलग अलग नाम से आपको नोट करते हैं। उसके बाद पुराने समय में आज की तरह विद्यालय नहीं होते थे। उस समय पर आश्रम होते थे। सभी बच्चे अपने परिवार से दूर आश्रम में ही रहकर अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। ऐसे ही जो गुरु संदीपनी थे, उनके आश्रम में अन्य बच्चों के साथ श्री कृष्ण और सुदामा भी पढ़ते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। वे साथ साथ मिलजुल कर खाते, घूमते, पढ़ते, वह आश्रम के काम करते थे। अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। श्री कृष्ण मथुरा के राजकुमार थे, जो बाद में द्वारिका जाने के लिए द्वारका जाने के बाद द्वारकाधीश कहलाए। और कावेरी की बेचैनी। देखिए, मित्रता होती है वो मनुष्यों के बीच में तो होती ही है, पर क्या आपने कभी जानवर और मनुष्य के बीच मित्रता देखी है? बताइए। देखिए, यही कहानी ऐसी है। गोपाल ने अपने घर पर एक गाय पाल रखी थी। वह गाय को बड़े लाड़ प्यार से रखता था। उसने उसका नाम कावेरी रखा था। जैसे ही वह विद्यालय से घर आता था, गोपाल कावेरी व उसके बछड़े के गले और शरीर को हाथ से सहलाता, फिर उसे हरी हरी घास खाने को देता था। खाना खिलाते खिलाते वह उसको दुलार भी करता था। एक दिन उसके घर में देरी हो गई तो उसकी गाय रमाने लगी, बेचैन होकर इधर उधर ताकने लगी। गोपाल की जो की माँ जो गाय को देख रही थी, अचानक गाय रस्सी तुड़वाकर भाग गई। गोपाल की माँ भी उसके पीछे भागी, पर गाय नहीं मिली। माँ निराश होकर घर आ गई। गोपाल का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में माँ ने देखा गोपाल और गाय दोनों साथ साथ आ रहे हैं। उसकी माँ समझ गई कि कावेरी गोपाल के देरी से आने से बेचैन हो गई थी और उसको लेने चली गई थी। अगर हम जानवरों को प्रेम से रखेंगे तो वो भी हमारे अच्छे मित्र बन सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी स्वामी भक्ति। जो देखिए, जो महाराणा प्रताप थे, अपने महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त व प्रिय घोड़ा जिसका नाम था चेतक, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए वह एक पैर से जख्मी होने के बावजूद भी उन्हें बहुत दूर तक लेकर दौड़ा। रास्ते में पड़ने वाले बरसाती नाले को उसने एक छलांग में पार कर लिया। महाराणा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद जो चेतक थे उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। अ, इतिहास में चेतक जैसी स्वामी भक्ति और मित्रता की जो मिसाल होती है बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसी कारण जो महाराणा प्रताप हैं उनके साथ साथ चेतक को भी याद किया जाता है। दिल्ली से उदयपुर चलने की जो एक गाड़ी है, जो रेलगाड़ी होती है, दिल्ली से जो उदयपुर चल रही है रेलगाड़ी, उसका जो नाम है उसका नाम भी चेतक एक्सप्रेस रखा गया है, इसी चीज़ के ऊपर। यहाँ पर हमने सीखा मित्रता पर अमीरी गरीबी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जानवर भी मित्रता की भावना को समझते हैं। हमें जानवरों को भी प्यार से रखना चाहिए।
चेतक महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा था। जख्मी होने के बावजूद महाराणा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। हमें विपत्ति के समय अपने परिवार यानी अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। के बाद हमारा परिवेश एवं संस्कृति में एक जगह एकत्र हो गए। अब हम कोई नया खेल खेलें। सभी एक साथ बोल उठे। कौन सा खेल खेलें? थानाराम बोला मारदड़ी। यानी रितु बोली कपड़े की गेंद कहाँ है जो हम मारदड़ी खेलें। भूपेश बोला आज तो हम कबड्डी खेलेंगे आओ। खेल के कालांश में सभी लाइन में खड़े हो गए और गिनती बोली 1 2 इसी तरीके से 15 तक। नंदू बोला 1 3 5 7 9 11 13 एक तरफ हो जाइए, शेष बच्चे दूसरी तरफ हो जाइए। आप बहुत से खेल घर में बैठे खेलते हैं जैसे सांप सीढ़ी, कैरम इत्यादि। कुछ खेल गली मोहल्लों में खेले जाते हैं जैसे आंख आंख मिचौली, सितौलिया आदि। कुछ खेल खेल मैदान में खेले जाते हैं जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन इत्यादि। खेल सहयोग की भावना का विकास करते हैं और मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि जो खेल हैं और वो सहयोग की भावना का विकास करते हैं और मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपने सीखा है खेल मनोरंजन एवं व्यायाम के लिए खेले जाते हैं। इनसे मन एवं मस्तिष्क भी स्वस्थ रहते हैं। कुछ खेल घरों में खेले जाते हैं, कुछ मैदानों में, गली मोहल्लों में। तो कुछ खेल खेलने से पहले वार्म अप गतिविधियाँ की जाती हैं। प्रत्येक खेल के अपने नियम होते हैं और खेल खिलाड़ियों में सद्भावना और सहयोग की भावना का विकास करते हैं। इसके बाद गाँव में सफाई, जल, बिजली, सड़कें, जो सिंचाई होती है आदि की व्यवस्था ग्राम पंचायत करती है। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसको कहते हैं सरपंच। इसके जो सदस्य होते हैं वो वार्ड पंच कहलाते हैं। सरपंच तथा वार्ड पंच का जो चुनाव होता है उसको जनता करती है। इसी प्रकार शहरों में नगर पालिका, बड़े शहरों में नगर परिषद और उससे बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं। इन्हें शहरी निकाय कहते हैं। इनके प्रतिनिधियों का चुनाव भी जनता ही करती है, जिन्हें पार्षद कहते हैं। सरकार अलग अलग योजनाओं के लिए उन्हें धन देती है। कुछ धन ये संस्थाएं अपने स्तर पर भी जुटाती हैं। इनसे हमारे गांव व शहरों का विकास होता है। यहाँ पर हमने सीखा शरीर के सभी अंगों आँख, नाक, कान, दांत, बाल, हाथ आदि की नियमित सफाई आवश्यक है। स्वस्थ शरीर अच्छी आदत पर निर्भर करता है। प्रातः उठकर दांतों को साफ करना, खाने से पहले हाथ धोना, शौच के बाद हाथ धोना, नियमित स्नान करना आदि अच्छी आदतें होती हैं। लेकिन जो शिक्षक निर्देश हैं, शिक्षक दांतों के खराब होने तथा उन्हें साफ करने के तरीकों पर चर्चा करें तथा बच्चों में प्रतिदिन सुबह उठते ही वह रात को सोने से पहले दांत साफ करने की जो आदत होती है उसके लिए प्रेरित करें। शिक्षक छात्रों को हाथ धोने के चरणों की जानकारी दें। जो शरीर की सफाई के साथ साथ घर, विद्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों को भी स्वच्छ रखना चाहिए। हमें सदैव कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए। त्योहारों पर मांडने, रंगोली, फूल पत्तियों व बिजली के छोटे बल्ब आदि से सजावट की जाती है। जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो विभिन्न योजनाओं द्वारा हमारे क्षेत्र का विकास करते हैं। इसमें भी शिक्षक निर्देश है। शिक्षक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसकी समझ छात्रों में विकसित करें कि वे अपने परिवेश में सफाई रखें। इसके बाद जो बरगद का पेड़, देखिए बरगद का पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है। इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर भूमि की ओर बढ़ने लगी और इस बड़े पेड़ को सहारा देने लगी। ताऊ जी ने कहा जब मैं छोटा था तब इन जड़ों को पकड़कर झूलता था। शिक्षक निर्देश, शिक्षक विद्यार्थियों को भ्रमण पर ले जाकर पेड़ पौधों को जो उनके बीच का अंतर होता है उसको समझाएं और उसके लाभ पर चर्चा करें। तो यहाँ पर आती है बात फोटोसिंथेसिस की। देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है आपका। प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में आपका जो मैग्नीशियम होता है Mg, ये एलिमेंट पाया जाता है। और जो पौधे होते हैं, पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है इसमें जो 6 मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं और जो 6 अलग से मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके वाटर के होते हैं। ये दोनों कंबाइन होकर ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन को इवॉल्व करते हैं।
यहाँ पर आपने सीखा जितना तना लंबा व मजबूत होता है एवं आयु अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं हम पेड़ कहते हैं, तथा जिनका तना कोमल एवं छोटा होता है उन्हें हम कहते हैं पौधे। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उनको उनका भी अलग अलग आकार, रंग, रूप और खुशबू होती है। कुछ पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं फूलों एवं जड़ों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। पेड़ों की लकड़ी का उपयोग दैनिक जीवन की उपयोगी चीज़ों चीज़ें बनाने में किया जाता है। पत्तियों का पीला होकर बसंत ऋतु यानी वसंत ऋतु में गिर जाना क्या कहलाता है? पतझड़। तो इसके बाद अनेक पत्तियों जैसे पालक, पुदीना, धनिया, मेथी, बथुआ आदि का उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। इसके बाद आती है जीव जंतुओं का भोजन। जो जीव जंतु केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में लेते हैं वो शाकाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, खरगोश आदि। और जो जीव जंतु केवल मांस का ही सेवन करते हैं यानी मांस का ही भोजन करते हैं वो कहलाते हैं आपके मांसाहारी जंतु, जैसे शेर, चीता, भेड़िया आदि। देखिए, जो जीव जंतु पेड़ पौधे एवं मांस दोनों प्रकार का भोजन करते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, कौवा, भालू इत्यादि यानी आदि। इसके बाद आता है आपका जलीय आवास, तलीय आवास और शीत आवास। जो आपका जलीय आवास होता है जहाँ आसपास संपूर्ण रूप से जल हो उसे कहते हैं जलीय आवास। इस आवास में रहने वाले पौधे और जंतु जल में ही अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे मछली और कमल। जो आपका स्थानीय आवास होता है हम जिस आवास में रहते हैं वह स्थलीय आवास है। इस आवास में वायु, प्रकाश आदि पर्याप्त मात्रा में होता है। ये आवास वातावरण के आधार पर अनेक प्रकार के हो सकते हैं। और इसके बाद जो शीत आवास है, जहाँ बर्फ हो और सर्दी अधिक रहे उसको कहते हैं शीत आवास। इसी तरह जहाँ जल की कमी हो उसे सूखा या शुष्क आवास कहते हैं। इसी प्रकार जहाँ वातावरण में पर्याप्त जल व अनुकूल ताप हो उसे सम आवास कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये सुख को कहते हैं तोता, काग, कौवा, कपोत, कबूतर। ये आपके जो लोकल भाषा होती है उसमें कहा जाता है। यहाँ पर हमने सीखा प्रत्येक जीव जंतु रूप, रंग व आकार के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। जीव जंतु जल, थल व नभ में पाए जाते हैं। आवास के आधार पर जीव जंतु अनुकूलित होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक अगली वीडियो में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अनमोल जल। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।